वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग से पहले मैं आपको डिसीजन मेकिंग बताती हूँ कि आखिरकार डिसीजन मेकिंग होता क्या है। तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली जो भी आप मैनेजमेंट करते हो, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, इस्टेब्लिश करते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको हर चीज़ में जो है मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और मैनेजमेंट किससे जो है वो सक्सेसफुल होता है? डिसीजन से। अगर आपका डिसीजन जो है वो स्ट्रांग है, आपका मैनेजमेंट भी क्या स्ट्रांगली परफॉर्म करेगा, जिससे क्या हो सकेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन करेगा। तो सारी चीजें जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? डिसीजंस पे डिपेंड कर रही है। कोई भी बिजनेस जो है वो किस तरह सक्सेसफुल होता है? वो अपने डिसीजन से सक्सेसफुल होता है। और डिसीजन से सक्सेसफुल कब होता है? जब आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी हो, जब आप जो है अच्छे से सारे डिसीजन जो है लीडली कर पाए, और जब आप जो है अपने डिसीजंस क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो सारी चीज़ें जो है वो किस पे डिपेंड है? आपको प्रॉफिट भी किससे अर्न हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? आपके डिसीजन से। अगर आपने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया होता, हम बोलते हैं ना कि अगर आप सही टाइम पर सही डिसीजन जो है वो ले लेते हैं तो आपके लिए क्या है, वो प्रॉफिटेबल है, आपके लिए वो फायदेमंद है। बट आप अगर कोई गलत टाइम पे कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं या फिर जल्दबाजी में अपना कोई डिसीजन ऐसा ले लेते हैं, तो जिससे क्या होता है, नुकसान भी आपको ही होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो अकाउंटिंग पे भी परफॉर्म होती है। जब मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो उसमें भी क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? आपका डिसीजन, मतलब आपका जो फैसला रहता है वही क्या रहता है, आपका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब वो अकाउंटिंग में कैसे इम्पोर्टेंट रहता है? तो इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड। जब मैं अकाउंटिंग की बात करूंगी तो किस में आप डिसीजन ले सकते हैं? बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं। अगर कोई आपको डिसीजन लेना है तो आप किससे रिलेटेड, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड ले रहे हो या अकाउंटिंग से रिलेटेड ले रहे हो, तो वो किससे अफेक्ट करेगा? आपकी बिजनेस को ही अफेक्ट करेगा। अगर मैं कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड भी डिसीजन लेती हूँ तो वो भी किसको अफेक्ट करेगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो सारी चीजें जो है वो किससे, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब इंटरकनेक्टेड होती है तो ये क्या करते हैं, डिसीजंस जो रहते हैं वो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों तरीके से हो सकते हैं। आपके कुछ डिसीजंस जो रहते हैं वो आपके लिए सक्सेसफुल होते हैं, जो कि आपको क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करके देते हैं। और कुछ डिसीजन आपके क्या होते हैं, अनसक्सेसफुली वर्क करते हैं, जो कि वो आपको क्या करते हैं, फेलियर कह सकते हैं या लॉस की तरफ आपको ले जा सकते हैं। तो सारी चीजें जो है वो किस पर डिपेंड है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब आपका डिसीजन लेना, और आप किस तरीके से अपने डिसीजन जो है वो ले रहे हैं और किस बेसिस पर अपने डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो डिसीजन जो रहते हैं आपके, वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और साथ ही साथ किसको अफेक्ट करते हैं? अकाउंटिंग को भी अफेक्ट करते हैं। जब मैं आम सब्जेक्ट पढ़ रहे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, मतलब मैनेजर्स जो रहते हैं वो अकाउंटिंग से रिलेटेड किस टाइप के डिसीजंस वो ले सकते हैं बिजनेस के अंदर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिसीजन नॉर्मली होता क्या है? बेसिकली व्हाट डेफिनेशन ऑफ डिसीजंस क्या होती है, मैंने आपको समझा दिया कि जो भी बिजनेस के अंदर आप जो भी फैसला लेते हो, जो भी डिसीजन लेते हो, वो किस तरह सक्सेसफुल होता है? आपकी लीडरशिप क्वालिटी और आपके मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो इफेक्ट करता है। आप में अगर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप एक बहुत अच्छे मैनेजर्स हो, या एक मैनेजमेंट क्वालिटी आपकी कि आप सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, तो फिर आपका डिसीजन क्या होता है? सक्सेसफुल डिसीजन कहलाता है। बट अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया जिसकी वजह से आप लॉस में जा रहे हो, या आपका डिसीजन जो है वो आपको ही पसंद नहीं आ रहा है, तो वो डिसीजन आपके लिए कैसा डिसीजन होगा? लॉस वाला डिसीजन कह सकते हो, या वो गलत डिसीजन आप कह सकते हो कि वो उस टाइप का डिसीजन हो सकता है। तो जब मैं अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब अकाउंटिंग के अंदर आप डिसीजन जो है वो किस टाइप से ले सकते हो, या किस तरीके से आप डिसीजन जो है आपका अकाउंटिंग के अंदर डिसाइड कर सकते हो, तो उसके बारे में बात करेंगे।
तो नॉर्मली आप बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग जो है वो किससे कनेक्टेड है, आपके बिजनेस से, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे कनेक्टेड है। तो अकाउंटिंग के अंदर भी जो भी डिसीजन लिया जाएगा या लेंगे हम, वो किसको अफेक्ट करेगा, आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। आपके बिजनेस में अगर आप कोई सक्सेसफुल डिसीजन ले लेते हो जिससे आपको क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, तो प्रॉफिट से आपकी क्या होगी, सक्सेसफुल डिसीजन जो है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा, साथ ही साथ वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म तक क्या कराएगा, रन कराएगा। तो अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग भी मीनिंग भी सेम ही है कि मतलब आपका जो डिसीजन है वो किसको अफेक्ट कर रहा है, आपके अकाउंटिंग सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को अफेक्ट कर रहा है। वो सब तरह की अकाउंटिंग जब आप करोगे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, तो जब हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़ी थी, बजटिंग अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अदर जो भी सारे अकाउंटिंग के टाइप्स पढ़े हैं, जितने भी वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं अकाउंटिंग में। तो डिसीजन क्या रहता है, सबके अंदर कोई ना कोई डिसीजन जो है वो लिया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अलग डिसीजन लिया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए अलग डिसीजन लिया जाता है, या जो भी दूसरा कोई बजटिंग अकाउंटिंग है तो उसके लिए अलग डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, या मार्जिनल अकाउंटिंग है उसके लिए अलग डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। तो सब टाइप के डिसीजंस के लिए सब अलग अलग टाइप के डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं, जिससे क्या हो सके, हमें पता चल सके कि सारी चीजें जो है वो अच्छे से मैनेज हो रही है नहीं हो रही है। तो जब मैं डिसीजन मेकिंग को अकाउंटिंग से कंपैरिजन कराती हूँ, या मेरे अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, जब मैं कोई अकाउंटिंग के लिए डिसीजन जो है वो ले रही हूँ, तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो विच इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड ऑल्सो टू गेन अ प्रॉफिट, कि हम जो है वो किससे, जो हमारा डिसीजन रहता है वो किससे रिलेटेड रहता है, हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड रहता है, और साथ ही साथ ये हमको क्या अर्न करके देता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करके देता है। हमेशा हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी डिसीजन रहेगा वो हमारे किसको अफेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा मतलब कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बोल सकते हैं, या वैल्यू जो बोल सकते हैं आप, उसको बताएगा कि वो जो है उसकी पोजीशन या उसकी वैल्यू जो है वो कहाँ तक गई है, या हमारा बिजनेस जो है वो कैसे रन कर रहा है, सक्सेसफुली रन कर रहा है या अनसक्सेसफुली रन कर रहा है। तो ये सारे डिसीजंस हमें क्या बताते हैं, हमारी अकाउंटिंग की सिस्टम्स को भी बताते हैं, साथ ही साथ हमारे मैनेजमेंट सिस्टम्स को भी बताते हैं, उसके साथ में हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी बताते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है ये किस पर डिपेंड है, हमारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा डिसीजन जो है वो किस टाइप का है, सक्सेसफुल डिसीजन है या अनसक्सेसफुल डिसीजन है। अब सक्सेसफुल डिसीजन या अनसक्सेसफुल डिसीजन की मैं जब बात करूं, तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल को आप कैसे क्लासिफाई करोगे, जो डिसीजन आपके लिए फायदेमंद होगा या जो डिसीजन आपके ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएगा या उससे आपको प्रॉफिट दिलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, सक्सेसफुल डिसीजन कहलाएगा। जब बाद में जो डिसीजन आपको लॉस की तरफ ले जाएगा, या जिस डिसीजन की वजह से आपको लॉस जो है वो झेलना पड़े, या जिस डिसीजन की वजह से आपको की ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाए, तो वो कैसा डिसीजन कहलाएगा, अनसक्सेसफुल डिसीजन कहलाएगा। वो जो है वो आपको कोई प्रॉफिट या सक्सेस नहीं दिला रहा, वो आपको क्या दे रहा है, एक तो लॉस दे रहा है, साथ ही साथ जो आपकी रेपुटेशन है मार्केट में आपकी बिजनेस की, वो भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो सक्सेसफुल डिसीजन वो जो आपको प्रॉफिट दिलाए, साथ ही साथ आपकी रेपुटेशन बढ़ाए, और अनसक्सेसफुल वो जो आपको लॉस तो दिलाए साथ में मार्केट में आपकी जो रेपुटेशन है वो या गुडविल जिसे हम बोलते हैं वो कम करवाता है। तो ऐसे ही जो डिसीजंस लेते हैं, इसके लिए हमारा ये टॉपिक जो है, या इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एज अ मैनेजर या एज अ ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमें किस टाइप के डिसीजंस जो है वो अकाउंटिंग के अंदर लेने चाहिए, जिससे क्या हो सके, हमारी अकाउंटिंग सिस्टम अच्छे से परफॉर्म या सिस्टम जो है वो अच्छे से प्रोसेस उसकी चल सके। फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग के अंदर उसके फर्स्ट होते हैं नेचर्स, वो किन नेचर्स के ऊपर वर्क करता है या कर सकता है। फर्स्ट नेचर है उसका फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट मतलब कि जो भविष्य में होने वाली लगने वाली लागतें हैं,
अगर मेरा बिजनेस प्रेजेंटली प्रॉफिट में चल रहा है, एट प्रेजेंट अगर मेरा मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी फ्यूचर कॉस्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। जो फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट है, मतलब जब दोबारा ईयर स्टार्ट होगा, जब मैं दोबारा से नए ईयर में एक नया बिजनेस अपना रन जो है वो करूंगी, तो अपने बिजनेस को रन किस तरीके से करवाऊंगी, उसकी प्रोडक्शन में जो कॉस्ट में लगाऊंगी, जो मेरा जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन में करवाऊंगी, तो उसमें जितनी लागतें लगेगी, मतलब जितना कॉस्ट जो है वो एट प्रेजेंट रॉ मटेरियल में या इंडस्ट्रीज में लगेगा मेरे प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसकी भी कॉस्टिंग क्या है मैं पहले से डिसाइड करूं कि हाँ मुझे जो है एक साल के अंदर इतना माल तैयार करना है, उसमें इतने पैसे जो है इतनी लागत मेरी लग जाएगी। मतलब क्या होगी, मेरी कॉस्ट प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाएगी कि इतनी मेरी कॉस्ट प्राइस है और इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर मैं पूरे साल का जो है प्रोडक्शन कर सकती हूँ। तो ये क्या है, मेरी फ्यूचर कॉस्टिंग है, या फ्यूचर कॉस्ट के बारे में पहले से डिफाइन करना कि फ्यूचर के बारे में मैं सोच रही हूँ कि अगले साल जब मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ाऊंगी या नेक्स्ट ईयर में अपने बिजनेस को रन करवाऊंगी, तो उसमें मैं कितने पैसे जो है वो अपने कॉस्ट प्राइस में लगा सकती हूँ, एंड देन फिर मैं उसको कितने में आगे जो है सेल आउट कर सकती हूँ, जिससे मुझे क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। तो पहला एस्पेक्ट या पहला नेचर जो पहला ऐसा डिसीजन जो अकाउंटिंग को अफेक्ट करता है, विच इज कॉल्ड फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट में भविष्य में जो हमारी लागतें लगने वाली है या भविष्य में जो हम लगाने वाले हैं, जो प्रोडक्शन हम करने वाले हैं, उसमें हम कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, उन पर भी सारी चीजें इफेक्ट करती है। मान लो मैंने इस साल जो है वो प्रॉफिट कैसे कमाया कि मेरी कॉस्ट प्राइस को मैंने क्या कर दिया था, कम कर दिया था। मैंने कम से कम माल मंगाकर कम से कम चीजें में ही अपना जो है वो प्रोडक्ट को तैयार किया। अब मुझे क्या है, और अपनी वैल्यू बढ़ानी है और अपने प्रॉफिट को अर्न करना है, तो थोड़ा सा मुझे क्या करना, मेरी जो कॉस्ट प्राइस है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और कॉस्ट प्राइस कैसे इंक्रीज होगी, जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगी बिजनेस से। अगर मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ या मेरा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल रन कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरी फ्यूचर कॉस्टिंग है, मतलब जो मेरी कॉस्ट प्राइस है, उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके और फिर क्या करूंगी, अपना प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करूंगी, जिससे क्या हो सकेगा, मेरा बिजनेस भी अच्छे से और आगे रन करेगा और साथ ही साथ मेरी जो रेपुटेशन है मार्केट में वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट नेचर है, फर्स्ट थिंग जो आप डिसाइड कर सकते हो, विच इज कॉल्ड फ्यूचर कॉस्ट, कि आप भविष्य में कितनी लागतें जो है वो लगा सकते हो और किन किन बेसिस पे आप जो है अपनी कॉस्ट प्राइस को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। तो ये जो है वो फर्स्ट डिसीजन होना चाहिए। सेकेंड है कंप्यूटेड अंडर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जब आप किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो या कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो, तो उसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर होना चाहिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट हर चीज का क्लियर होना चाहिए। कंप्यूटेड अंडर डिफरेंट कॉन्सेप्ट का मीनिंग मतलब कि अगर आप मैनेजमेंट कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसका एस्पेक्ट अलग होना चाहिए। आप जब बजटिंग अकाउंट बना रहे हो या बजटिंग कॉस्टिंग अकाउंटिंग की बात कर रहे हो, तो उसका एस्पेक्ट जो है वो अलग होना चाहिए। जब आप फाइनेंशियल या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हो, तो उसका एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, उनकी अलग अलग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, जिससे क्या हो सके, हमें कैलकुलेशन करने में, हमें समझने में क्या हो, आसानी हो। कंप्यूट करना में समझना या कैलकुलेशन करना, कि जब आप फॉर एग्जांपल हम बिजनेस चलाते हैं, तो उसके अंदर हम फाइनेंस अकाउंट में 3 अकाउंट्स जो है वो बनाते हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड P&L एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। तो क्या हम बैलेंस शीट के जो भी टर्म्स रहते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी, उनको हम P&L में डाल सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपने उनको उसमें ऐड किया तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही चीज जो है वो इसके अंदर भी काम आती है। ये मतलब डिफरेंट टाइप्स के एस्पेक्ट्स जो है आपको डिफरेंटली रखना है। आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें जो चीजें इन्वॉल्व होती है, सिर्फ वही चीजें आप उसमें इन्वॉल्व करें। जो P&L में आप चीजें रख सकते हैं वो P&L में रखें, और जो बैलेंस शीट में होती है एसेट्स एंड लायबिलिटी, उनको बैलेंस शीट में दिखाएं या कंप्यूट करें, जिससे क्या आप अलग अलग अकाउंट बनाएंगे तो आपका जो कैलकुलेशन
करेंगे आप वो भी अलग अलग दिखेगा। आपको सामने वाला इंसान जो समझना चाहता है उस बिजनेस को वो भी आसानी से जो है वो समझेगा। तो ये सेकंड नेचर है, सेकंड डिसीजन क्या होना चाहिए कि कंप्यूट अंडर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट के अंदर अलग अलग चीजें जो है कैलकुलेट व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। थर्ड इज डिफरेंशिएट कॉस्ट, अलग अलग कॉस्ट को अलग अलग डिफरेंशिएट करना। मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस जो रहती है उसको अलग डिफाइन करना, सेलिंग प्राइस जो रहती है उसको अलग डिफाइन करना, और ट्रैवलिंग प्राइस एक्सपेंसेस जो है उनको अलग डिफाइन करना, साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो उसको अलग डिफाइन करना, या आपकी जो अदर कॉस्ट में कोई एक्सपेंसेस हुए, अदर कॉस्ट लगी है तो उसको अलग डिफाइन करना। तो सारे कॉस्ट को क्या, या आपकी जो मार्केट प्राइस है या मार्केट कॉस्ट है उसको अलग डिफाइन करना। तो ये क्या है, अलग अलग कॉस्ट को अलग अलग क्यों डिफाइन करना, जिससे क्या हो सके जो बिजनेस है वो अच्छे से रन भी कर सके और आपको भी जो है वो समझ में आए कि आपका बिजनेस की पोजीशन है या आपका बिजनेस जो है वो किस पोजीशन पर है। तो उसमें कैलकुलेशन में भी क्या होती है, कोई मिस्टेक या आपसे कोई गलती नहीं होती और उसमें भी डिसीजन जो है वो अच्छे से आप ले सकते हो कि सक्सेसफुल डिसीजन जो है वो आप इसके अंदर ले सकते हो। अगर आपने अलग अलग कॉस्ट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, अलग अलग कॉस्ट को अलग अलग रखा है, तो आप क्या करोगे, जब आपको कॉस्ट प्राइस की जरूरत रहेगी तो आप कॉस्ट प्राइस का अमाउंट सारा कैलकुलेट करोगे, जब आपको सेलिंग प्राइस की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो आपको सेलिंग प्राइस की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करोगे। तो ये अलग अलग कॉस्ट जब आप अलग अलग रखोगे तो आप अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करोगे, उससे क्या होगा, आपका डिसीजन जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। फोर्थ है स्पेशल पर्पस कॉस्ट। अब किसी स्पेशल पर्पस के लिए आपका कोई कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस हुआ है, आपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो है कॉस्ट खर्च की है। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे फैमिली की बात करें, एक एग्जांपल देती हूँ कि हम हमारी फैमिली मेंबर्स की बात करें तो नॉर्मली हम जो है वो खर्चा मंथली करते हैं वो ठीक है, बट कोई स्पेशल ओकेजन आ गया या घर में किसी की शादी आ गई है या हमें कहीं स्पेशली कहीं पर जाना है, किसी ट्रिप पर जाना है, तो ये क्या है, एक स्पेशल पर्पस के लिए किया गया खर्चा है कि हमें हम वैसे तो नॉर्मली एक मंथ के लिए जो खर्चा करते हैं वो तो ठीक है, बट हमारे यहाँ स्पेशल ओकेजन आ गया है या स्पेशल पर्पस के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा उस पर करना पड़ेगा। तो जो स्पेशल पर्पस का कॉस्ट लगा है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए हमने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं या कॉस्ट की है, तो उसको भी अलग से दिखाना है, अलग से कैलकुलेट करना, जिससे क्या हो सके आपका मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से रन कर सके। हम जो है घर में भी अगर कोई एक महीने में सारी चीजें जो है मैनेज करके रखते हैं, वो मंथली अकाउंट बनाकर रखते हैं कि इतना खर्चा हम इस मंथ में इतने का करेंगे, ये जो है राशन में जाएगा, इतने पैसे का हम स्टेशनरी का सामान लाएंगे, इतने पैसे का ग्रोसरी का लाएंगे, इतने पैसे से हम कपड़े खरीदेंगे, तो ये सारी चीजें जो है हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। बट अगर नॉर्मली अगर किसी की शादी आ गई है, कोई और फेस्टिवल आ गया, कोई और ओकेजन आ गया किसी मंथ में, तो वो क्या कहलाएगा, आपकी स्पेशल कि कोई स्पेशल ओकेजन है जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसके लिए किया गया खर्चा जो स्पेशल पर्पस के लिए कोई कॉस्ट को आपने यूज किया है, आपका जो सैलरी है उसको आपने क्या कर दिया, वो कपड़े खरीद के लिया है। आप नॉर्मली हर महीने नहीं लाते हो, बट कोई ओकेजन आ गया या आपको कहीं बाहर ट्रिप पर जाना है या किसी की आपकी फैमिली मेंबर में वेडिंग आ गई या आपके घर में किसी की वेडिंग आ गई है, तो ये क्या है, आपके लिए एक स्पेशल पर्पस है, तो जिससे आप क्या करोगे, फिर स्पेशल कोई और एक्सपेंसेस भी करोगे, आप बहुत सारे कपड़े खरीदोगे तो उसके लिए और ज़्यादा जो है पैसों की ज़रूरत लगेगी। तो ये जो आपने पिछली सेविंग कर रखी है उसमें भी थोड़े बहुत पैसे जो है आप इसमें इन्वेस्ट कर दोगे, एक्सपेंस कर दोगे, खर्च कर दोगे। तो ये क्या है, स्पेशल पर्पस की कॉस्ट, मतलब कि वो कॉस्ट जो आपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए लगाई है या स्पेशल पर्पस के लिए आपने खर्च की गई है, तो वो भी आपको क्या करनी चाहिए, अलग से डिफाइन करके रखनी चाहिए या अकाउंटिंग में अलग से मैनेज करके रखनी चाहिए कि साल में आप कितनी स्पेशल पर्पस के हिसाब से कॉस्ट जो है वो खर्च कर सकते हैं या कॉस्ट आपकी लग जाती है। तो वो भी अगर आप अकाउंटिंग में अलग से डिफाइन करोगे तो जिससे क्या होगा, आप सारे डिसीजन जब आप लोगे, आपके डिसीजन जो है वो उससे अफेक्ट नहीं होंगे और आपके डिसीजन जो है वो सक्सेसफुली लिए जाएंगे।
तो ये था नेचर्स अकॉर्डिंग फॉर डिसीजन मेकिंग में नेचर्स उसकी। ये 4 टाइप्स के नेचर्स होते हैं जिस तरीके से डिसीजन जो है वो अकाउंटिंग के अंदर लिया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी वेरियस डिसीजन मेकिंग कॉस्ट। अब कितने तरीके की डिसीजन मेकिंग की कॉस्ट होती है, जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसमें किस किस तरीके की डिसीजन मेकिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग कि अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन कौन से डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। तो जब मैं अकाउंटिंग की बात करूंगी कि उसके अंदर कौन कौन से डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे तरीके की कॉस्ट आती है कि इन वेरियस टाइप्स के कॉस्ट जो है वो लिए जाते हैं। तो फर्स्ट कॉस्ट है रेलेवेंट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट संगत और असंगत कॉस्ट जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो दोनों क्या होती है, ऐसी कॉस्ट होती है जो कि एक दूसरे से अपोजिट चलती है। रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब जो रिलेटेड हो और इररिलेवेंट मतलब जो रिलेटेड नहीं हो। ये दोनों एक दूसरे से कैसे परफॉर्म करती है, अपोजिट डायरेक्शंस में परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोई कॉस्ट का यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कॉस्ट जो आपके डिसीजन से अफेक्ट हो रही है। मान लो आप जो है अब 1 महीने के लिए आपने सोचा कि मैं अपने बिजनेस में 10,000 का कॉस्ट जो है वो लगाऊंगा ताकि मुझे नेक्स्ट मंथ में उससे क्या हो सके, उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हो सके। तो वो एक ऐसी कॉस्ट है जो कि आपके डिसीजन से चेंज हुई कि भैया पिछले महीने तो मैंने 5,000 लगाई थी, इस महीने में 10,000 लगा दूंगा, तो जिससे क्या होगी, मुझे प्रॉफिट आना होगा। तो ऐसी कॉस्ट जो आपके डिसीजन से चेंज हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्शन में या उस प्रोडक्ट में 10,000 का खर्चा भी कर सकते हो। तो आपने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे आपने क्या कर दिया, कॉस्ट को चेंज कर दिया। तो वो कॉस्ट या वो आप बोल सकते हो वो कॉस्ट जो कि आपके डिसीजन से क्या होगी, चेंज हो गई, तो वो कॉस्ट क्या कहलाती है, रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट या संगत कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपके डिसीजन से अफेक्ट होती है और आपके डिसीजन से उसमें चेंजेस अपने आप जो है वो आने लग जाते हैं कि भैया मैंने पिछले मंथ 5,000 का प्रोडक्ट किया था, तो वो प्रोडक्ट तो अच्छा निकला, अब उसमें मैं क्या करूँगा, 10,000 का जो है प्रोडक्ट कर दूंगा। तो वो रिलेवेंटली चेंज हो गया, मतलब कि वो क्या कर दिया, आपके डिसीजन, आपने एक डिसीजन लिया कि नहीं अब क्या है, ये प्रोडक्ट में हम 10,000 का खर्चा जो है हमारी मर्जी से करेंगे। तो आपने अपनी मर्जी से जो भी डिसीजन लिया उससे क्या हुई, वो कॉस्ट चेंज हो गई। उसका असर क्या हुआ उस पर कि आपके डिसीजन के थ्रू वो कॉस्ट चेंज कर दी गई। तो वो कॉस्ट क्या कहलाती है, रिलेवेंट कॉस्ट कहलाती है। और इररिलेवेंट कॉस्ट जिसका आपके डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितने में बनेगी उतने में ही बनेगी। और एग्जांपल, आप अगर कोई ड्रेस मटेरियल लाते हैं तो वो ड्रेस मटेरियल में कोई चेंजेस आप नहीं कर पा रहे, वो जो है वो जितना रॉ मटेरियल आ रहा है या जितने में आप उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उतने में ही कर रहे हैं, उसमें आपका डिसीजन जो है वो नहीं इफेक्ट हो रहा, उसमें कॉस्ट जो है वो आपके डिसीजन से इफेक्ट नहीं हो रही, कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो उसको क्या कहते हैं आप, इररिलेवेंट कॉस्ट या इररिलेवेंट डिसीजन। ऐसी कॉस्ट जो कि आपके डिसीजन से चेंज नहीं हो पा रही है वो क्या कहलाएगी, आपकी इररिलेवेंट डिसीजंस। तो रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट में आपको मीनिंग समझ में आया। रिलेवेंट मींस जो आपके डिसीजन से चेंज हो रही है वो रिलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी, और इररिलेवेंट जो कि आपके डिसीजन से चेंज नहीं हो रही या नहीं हो सकती है वो क्या कहलाएगी, इररिलेवेंट डिसीजन। सेकेंड है इम्प्यूटेड कॉस्ट। नॉर्मली इम्प्यूटेड कॉस्ट मींस जो कि आसानी से कैलकुलेट भी हो सके और आसानी से डिसीजंस में भी सक्सेसफुली आप उसके लिए डिसीजंस भी ले सकते हैं, और वो आपको हेल्पफुल भी रहती है डिसीजन मेकिंग में भी, जिसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, आसानी से उसको चेंज भी कर सकते हो, सारी चीज़ें जो है आपके हिसाब से आप उसको कैलकुलेशंस में कर सकते हो। तो वो क्या कहलाती है, इम्प्यूटेड कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो कि आपके डिसीजन से अफेक्ट भी हो सकती है और आपके डिसीजन से कभी कभी अफेक्ट ना भी हो, तो वो कॉस्ट क्या कहलाती है, इम्प्यूटेड कॉस्ट कहलाती है। वो आपके डिसीजन पर ही जो निर्भर करती है, आपके डिसीजन के हिसाब से कॉस्ट जो है वो चेंज भी हो जाएगी और ना भी होगी, तो वो क्या कहलाती है, इम्प्यूटेड कॉस्ट कहलाती है।
सेकंड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अवसर वाली कॉस्ट, जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देती है। कुछ ऐसे जब हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, कि मैं जो है वो 5 रुपए का पेन जो है, एक मेरी इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, और उसमें मेरी कॉस्ट लग रही है 5 रुपीज एक पेन को बनाने के लिए। जब मैं उस पेन को बनाती हूँ तो मेरा कंप्लीट पूरा रॉ मटेरियल और सारे इंक वगैरह जो भी लगता है पेन को मैन्युफैक्चरिंग करने में, वो सारी चीजों को करने में मुझे 5 रुपीज का खर्चा 1 पेन का आता है। तो अब अपॉर्चुनिटी है कि वो 5 रुपीज का बना हुआ पेन मैं मार्केट में कितने में सेल आउट करूंगी, 10 रुपीज, क्योंकि उसमें मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या अदर एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देती है, अवसर देती है कि नहीं, आपका जो 5 रुपीज का पेन है वो आपका 6 रुपीज में भी हो सकता है। मान लो आपने उसमें और कोई सी चीजें जो है वो ऐड की, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहती है, एक ऐसी अवसर वाली कॉस्ट जो कि आपकी क्या करेगी, चेंज हो सकती है। वो कॉस्ट जो कि आपकी चेंज हो सकती है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि नहीं, इससे ज्यादा भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, अवसर दे रही है, वो अपॉर्चुनिटी दे रही है कि नहीं, ये आपका क्या होगा, चेंज हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है। ये वो फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि फोरकास्ट कर रहे हैं चीजों को कि नहीं, आगे भी इतने पैसे जो है वो लग सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे आप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, या अवसर वाली कॉस्ट लागत कहेंगे कि नहीं, ये जो है वो आगे आपके पैसे जो है वो लग सकते हैं और नहीं भी लग सकते हैं। वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते हैं। तो ये ऐसी कॉस्ट क्या कहलाती है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो 5 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग हो भी सकता है और जाके मैं 10 रुपए में सेल आउट करूंगी, पर मैं 5 रुपए से कम में कॉस्ट जो है उसकी कम कर भी सकती हूँ। अगर उसमें एक आधी चीज कम मैंने ऐड की तो मैं उससे 5 रुपए से कम में भी बना सकती हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगी, उससे 10 रुपए में बेच के प्रॉफिट भी हम कर सकती हूँ। तो वो ये क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वो है क्या कर रहा है, मुझे अवसर प्रदान कर रहा है या अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज शंक कॉस्ट। बेसिकली शंक कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो आपके डिसीजन से चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक पेन का बनाया था, तो अगर आप वापस से उस पेन या पेंसिल का एग्जाम्पल ले लीजिए कि नॉर्मली जो पेंसिल्स रहती है वो कितने में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है 3 से 4 रुपए में। 3 रुपए में तो मिनिमम होती ही होती है, इससे कम है तो आपका डिसीजन जो है वो, ये ऐसी कॉस्ट है जो कि कभी चेंज नहीं होगी। उसमें रॉ मटेरियल जो है वो 3 रुपए तक का लग ही सकता है, ये फिक्स है, वो आपके डिसीजन से चेंज नहीं होगा कि आप सोचोगे कि नहीं 2 रुपए में वो कर देगा या 4 रुपए में कर देगा, और वो मार्केट में भी कितने में बिकेगी, 5 रुपए में ही बिकेगी। तो ये क्या है, ये एक ऐसी डिसीजन कॉस्ट है, ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि आपके डिसीजन से चेंज नहीं हो सकती, कि वो जो कॉस्ट है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है कि उतना तो उसमें कॉस्ट प्राइस जो है वो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसी कॉस्ट क्या कहलाती है, शंक कॉस्ट कहलाती है। ऐसी कॉस्ट क्या कहलाती है, शंक कॉस्ट कहलाती है। लास्ट इज नेशनल कॉस्ट। अब नेशनल कॉस्ट की जब मैं बात करूंगी तो नेशनल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आपको क्या कर रही है, आपकी इनकम को अफेक्ट कर रही है, साथ ही साथ जो आपकी इकोनॉमी है उसको भी अफेक्ट कर रही है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉस्ट जो है वो लगाते हो तो उससे क्या हो रही है, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ होती है, और कभी कभी अगर आप लॉस में जाते हो तो आपकी इकोनॉमी क्या होती है, कम होती है। तो नेशनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिससे आपको नेशनल लेवल पर जो है वो कॉस्टिंग जो है वो की जाती है, या नेशनली आपको क्या होती है कॉस्टिंग में, डिसीजन लेने में नेशनली आपको अफेक्ट करती है, तो वो कॉस्टिंग क्या कहलाती है, नेशनल कॉस्ट। नेशनल कॉस्ट को हम समझते हैं कि अगर आपका बिजनेस जो है सक्सेसफुली रन कर रहा है तो वो क्या करेगा, आपकी कंट्री के हिसाब से भी क्या करवाएगा, आपको इकोनॉमी ग्रोथ देगा। बट आपका जब लॉस में जाएगा बिजनेस
तो वो कंट्री के हिसाब से भी क्या करेगा, इकोनॉमी कम कर देगा। तो नेशनल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जिसका इफेक्ट आपकी क्या पड़ रहा है, आपकी इनकम पे भी पड़ रहा है और आपके नेशन पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसी ग्रोथ क्या, ऐसी कॉस्ट क्या कहलाती है, नेशनल कॉस्ट कहलाती है। ऐसी कॉस्ट क्या कहलाती है, आपकी नेशनल कॉस्ट कहलाएगी। तो आज हमने पढ़ा अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हमने डिसीजन मेकिंग को पढ़े, किस तरीके से आप डिसीजन जो है वो अफेक्ट करते हैं अकाउंटिंग में। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर वो अफेक्ट डिसीजन, अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग के अंदर आपके डिसीजन मेकिंग या डिसीजंस जो रहते हैं वो किस टाइप के रहते हैं, किस टाइप आप अपने डिसीजन सक्सेसफुली भी रन कर सकते हैं, अनसक्सेसफुली भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़े डिसीजन मेकिंग के नेचर्स, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं नेचर्स। फर्स्ट होता है फ्यूचर कॉस्ट, जो कि भविष्य में आप कॉस्ट के लिए आप सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं। सेकंड होता है कंप्यूटेड अंडर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट के अंदर अलग अलग डिफरेंस जो वो लिए जाते हैं। थर्ड इज डिफरेंशिएट कॉस्ट, अलग अलग कॉस्ट को अलग अलग डिफाइन करना, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंस करना, ताकि क्या हो सके, आपके डिसीजन उससे अफेक्ट हो सके या अच्छे से आप डिसीजन ले सकें। स्पेशल पर्पस कॉस्ट, किसी स्पेशल पर्पस के हिसाब से जो कॉस्ट को आपने लिया है या एक्सपेंस किए उस कॉस्ट को, तो उसको भी अलग से क्या करना, कंप्यूट करना, जिससे क्या हो सके आपका डिसीजन अच्छे से लिया जा सके। एंड वेरियस डिसीजन मेकिंग कॉस्ट, किस किस तरीके की कॉस्ट होती है, फर्स्ट होती है रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट, सेकेंड होती है इम्प्यूटेड कॉस्ट, थर्ड होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फोर्थ होती है संक कॉस्ट एंड फिफ्थ इज नेशनल कॉस्ट। तो आज हमने पढ़ा अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, उसके नेचर्स और उसके वेरियस कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग कॉस्ट, वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस, किस तरीके से आप जो है डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होती है, किस किस चीज़ों को लेकर आप जो है डिसीजंस लेते हो, किस तरीके की प्रोसेस जो है वो डिसीजन मेकिंग में परफॉर्म होती है। तो आज के लिए हमने पढ़ा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के अंदर उसके नेचर्स, उसके वेरियस टाइप्स एंड व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग होता क्या है और किन एस्पेक्ट्स को डिसीजन मेकिंग जो है वो कहा जाता है, और साथ ही साथ कैसे हमारा डिसीजन जो है वो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुली बनता है, हमारा जो डिसीजन है वो कैसे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड लिंक, शेयर द लिंक ऑल्सो। थैंक यू।